क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हाल ही में स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुआ टू डू माय डॉक्टरेट स्टडीज पीएचडी। यू सी द बैकग्राउंड इज चेंज, कुछ है ही नहीं बैकग्राउंड अब। फिलहाल एक स्विट्जरलैंड की फैमिली मुझे होस्ट कर रही है टेम्पररी बेसिस पे। दे वेरी नाइस पीपल। सो स्विट्जरलैंड तो आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना स्विट्जरलैंड के ऊपर ये केस स्टडी की जाए। सो इस वीडियो में आई टेल यू कि स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप में एक बहुत छोटी सी कंट्री है विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 86 lakhs ओनली, कैसे ये कंट्री इतनी रिच बनी और कैसे इस कंट्री की पूरी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। बहुत सालों से स्विट्जरलैंड वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्रीज बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2019 में स्विट्जरलैंड की जीडीपी पर कैपिटा $83,700 थी, जो कि उस टाइम दुनिया में सेकंड नंबर पे थी। ग्लोबल वेल्थ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड में एक अडल्ट की एवरेज वेल्थ $564,640 है, जिसमें से 12% लोग मिलियनर्स है। अब स्विट्जरलैंड की वेल्थ की हम डिटेल में बात करने लगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। अब हम सबके माइंड में कभी ना कभी ये सवाल डेफिनेटली आया होगा कि स्विट्जरलैंड कैसे इतनी रिच कंट्री है और स्विस लोग कैसे इतने अमीर हैं, जबकि स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और कुछ खास रिसोर्सेज भी नहीं है इनके पास। अगर एक नज़र हम स्विट्जरलैंड की मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ डालें तो पता चलता है कि स्विट्जरलैंड ने एक न्यूट्रल पॉलिसी मेंटेन रखी है 200 साल से भी ज़्यादा। अब इसका मतलब ये कि जब यूरोप में फ्रांस की हार हुई थी तब 1850 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया था, जिसमें उस टाइम की यूरोपियन पावर्स जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, स्पेन, रशिया और स्वीडन, इन सब कंट्रीज ने स्विट्जरलैंड को परमानेंटली एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल कंट्री माना था। उसके बाद 1920 में द लीग ऑफ नेशन वाज फाउंड, जो कि आज यूनाइटेड नेशंस है, और उन्होंने भी स्विट्जरलैंड को परमानेंटली एक न्यूट्रल कंट्री माना। और इसी कारण से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जब पूरा यूरोप आग में जल रहा था, स्विट्जरलैंड पे एक आंच भी नहीं आई। और इसी वजह से स्विट्जरलैंड को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ज़्यादा तेजी से डेवलप होने की और अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत साल पीछे चली गई। उसके बाद स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ट्रस्टेड ट्रेजर कंट्री है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड ने 2018 में $7,000 बिलियन के एसेट्स मैनेज किए थे, जो कि आज पूरी दुनिया के 750 बिलियनियर्स के एसेट्स के बराबर है आज की डेट में। स्विस बैंक में 50% डिपॉजिट इन्हीं बिलियनियर्स लोगों का ही है एंड सम फॉरेन बिजनेसेस। अब बैंकिंग सेक्टर स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो कि 10% कंट्रीब्यूट करता है इनकी जीडीपी में। अब इसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर वो सेक्टर नहीं है जिसकी वजह से स्विस इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। इसके पीछे का रियल रीजन है उनकी हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि स्विट्जरलैंड के पास कुछ खास रिसोर्सेज तो नहीं है और उनकी जो लैंड है उस पर फार्मिंग भी नहीं हो सकती प्रॉपर्ली। इसी वजह से एग्रीकल्चर केवल 0.65% ही कंट्रीब्यूट करता है इनकी जीडीपी में। इसलिए स्विस लोग अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसी कारण से स्विस वर्कर्स पूरी दुनिया में मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स माने जाते हैं कोई भी हाई एंड टेक्नोलॉजी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जो हम स्विट्जरलैंड के मोस्टली आइटम्स देखते हैं मार्केट में वो है वॉचेस या फिर चॉकलेट्स, और ये तब है जब स्विट्जरलैंड एक भी कोको ट्री ग्रो नहीं करता है। असल में स्विट्जरलैंड रॉ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, जैसे गोल्ड, केमिकल्स, मेटल्स, मेनली यूरोपियन कंट्री से या फिर यूएसए से, और उसके बाद स्विस लोग उससे एक्सट्रीमली वैल्यूएबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वापस से इन्हीं कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इनमें कुछ एशियन कंट्रीज भी है इंक्लूडिंग इंडिया। स्विट्जरलैंड के 10 एक्सपोर्ट आइटम्स जिनकी 2019 में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो थे फार्मास्यूटिकल्स, जो कि 26.4% था टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर का। दूसरा प्रेशियस स्टोन्स एंड प्रेशियस मेटल्स, जो कि 25.5% अकाउंट करे थे। तीसरा मशीनरी लाइक कंप्यूटर अकाउंटेड फॉर 7.3%। फोर्थ ऑर्गेनिक केमिकल्स 7%। देन वॉचेस 6.9%। ऑप्टिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स 5.5%। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स 4%। रेस्ट आर अदर इंडस्ट्रीज। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई अमीर है ये पता करना है तो ये नोटिस करो कि उनके दोस्त कौन है। स्विट्जरलैंड, जो कि एक रिच कंट्री है, ऑल्सो हैज रिच फ्रेंड्स जैसे जर्मनी, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, इंडिया, हांगकांग, इटली एंड जापान। ये कंट्रीज लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं स्विट्जरलैंड के साथ। आखिरी 10 सालों में स्विट्जरलैंड कंसिस्टेंटली टॉप 10 की लिस्ट में है कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग। स्विट्जरलैंड एक्सपर्ट्स के लिए बेस्ट कंट्री मानी जाती है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर हाई पेड जॉब्स। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के लो टैक्स रेट्स कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो अट्रैक्ट मैनी बिजनेसेस। इसके अलावा टैलेंटेड लोग जो कि अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, दे आल्सो कम टू स्विट्जरलैंड। इस तरह स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश बन जाता है जहाँ पे केवल स्किल्ड वर्कर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा केवल रिच होना काफ़ी नहीं है, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्विट्जरलैंड ये अच्छी तरह जानता है।
इसीलिए एक सर्वे के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड वन ऑफ द 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलती है विद द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ डिफरेंट स्टेट्स को अलाउ करता है कि वो अपने डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में। और इसकी वजह से अगर कोई स्टूडेंट डिफरेंट स्टेट में जाता है नया एडमिशन लेने के लिए जहाँ पे डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, तो उसको काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी कंट्रीज की तरह स्विट्जरलैंड में भी पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों हैं, लेकिन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू पब्लिक स्कूल, क्योंकि पब्लिक स्कूल में ट्यूशन फीस कम रहती है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा। स्विट्जरलैंड के ये कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स हैं जिसके लिए लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जैसे कि टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल, फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर हम इन सबको समराइज करें कि आखिर में स्विट्जरलैंड इतना रिच क्यों है, तो उसका आंसर है उनकी स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल पॉलिटिक्स, अमीर दोस्त हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हाई एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं। What things do you think that India can learn from Switzerland? Share in the comment section below. And if you like the video, then don't forget to subscribe to the channel to see such case studies in the future. See you next time.